हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास में। आज हम कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ये पीवाईक्यूज 28 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट में आ चुके हैं। तो हम वन बाय वन लगभग 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं जिनकी जिनकी संभावना या जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस की संभावना अगले एग्ज़ाम में आने की है। तो बिना देर की हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका आप हिंदी वर्जन भी देखिए, इसका हिंदी वर्जन भी देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के शून्य हस्तांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक प्रोग्रामिंग भाषा के ज्ञान का प्रयोग दूसरी समान प्रकार की भाषा में करना, बास्केटबॉल के अधिगम की तकनीक का फुटबॉल के कौशल में सुधार करने के लिए लागू करना, बढ़ईगिरी में प्राप्त कौशल का प्रयोग चित्रकला में सुधार करने के लिए करना, गणितीय समस्याओं के समाधान की विधि को भौतिक शास्त्र की समस्याओं में प्रयुक्त करना। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि दरअसल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, एक जो यहाँ पर हमारे सामने टर्म दिया गया है, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपने पहले से कोई स्किल सीख रखी है और उसी स्किल का सहारा लेते हुए, उसी स्किल का बेस लेते हुए आप दूसरी नई स्किल को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अंग्रेज़ी भाषा आती है, तो अंग्रेज़ी भाषा का आधार लेते हुए आपने जर्मन भाषा सीख ली, क्योंकि जर्मन भाषा में लगभग वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में है। थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। अंग्रेजी से जर्मन सीख लेना या जर्मन सीखने में अंग्रेजी की सहायता लेना, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। लेकिन जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि जो सीखी हुई स्किल पहले से आपके पास है, वो किसी नई स्किल को सीखने में कोई मदद ना करे, कोई हेल्प ना करे, तो इसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब आप देखिए यहाँ पे वन बाय वन हम इसमें देखते हैं। यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर सिमिलर लैंग्वेज। यस, अगर हम कंप्यूटर में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने एक सीख ली है, तो उसी का आधार लेकर के अगर हम कुछ दूसरा सीखते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका होगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, ये होगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग इन बास्केटबॉल टू इम्प्रूव स्किल्स इन सॉकर। देखिए, बास्केटबॉल और सॉकर दोनों में बॉल का प्रयोग होता है, दोनों में ही मतलब फुटवर्क का प्रयोग होता है। तो एक तरीके से बास्केटबॉल अगर आप जानते हैं तो आप सॉकर या फुटबॉल खेलना सीख सकते हैं। ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया यूजिंग स्किल्स एक्वायर्ड इन कारपेंट्री टू एक्सेल इन पेंटिंग। अब देखिए यहाँ पे दो भिन्न आर्ट फॉर्म्स की बात की गई है। देखिए, कारपेंट्री या आप जिसे कारपेंट्री जिसमें लकड़ी का काम होता है, ठीक है, अगर आपने वो स्किल ग्रहण की है, मतलब बढ़ईगिरी अगर आपने सीखी है, तो चित्रकला क्या आप उससे सीख सकते हैं? क्या चित्रकला सीखने में वो सहायक होगा? जी नहीं, नहीं सहायक होगा। क्यों? क्योंकि बढ़ईगिरी और चित्रकला दोनों ही डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन हमारा बचता है, ये है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अप्लाइंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आप सभी जानते हैं कि भौतिकी की जो भाषा है वो मैथमेटिक्स है। भौतिकी के जितने भी थियरम्स हैं, आप उन्हें देखेंगे तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर जो है प्रूव किए जाते हैं। तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एक उदाहरण है। लेकिन ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का उदाहरण हुआ थर्ड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अंडर द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन से चैनल हैं जिनको CEC तैयार करता है या उन चैनल्स में जो भी कंटेंट तैयार किए जाते हैं, परोसे जाते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन तैयार करता है। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि हमारे पास स्वयं प्रभा के कुल मिलाकर के 40 चैनल्स हैं। ठीक है, उसमें चैनल नंबर 1 से लेकर के चैनल नंबर 10 तक, ठीक है, उसमें चैनल नंबर 1 से लेकर के चैनल नंबर 10 तक
CEC हमें गवर्न करता है, और चैनल नंबर 40 ये CEC गवर्न करता है। तो इसमें आप देखिए चैनल नंबर 1 हो जाएगा आपका, चैनल नंबर 3 हो जाएगा और चैनल नंबर 6 हो जाएगा। ये 3 आपके हो जाएंगे जिसको CEC गवर्न करता है। और चैनल नंबर 11, 15 ये दोनों हो जाएंगे कौन, इग्नू इनको गवर्न करता है। चैनल नंबर 11 से लेकर के 16 तक इग्नू गवर्न करता है, ठीक है। इग्नू उसमें कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा B, D एंड E, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें ऐप और लिस्ट दो ऐप का एक लिस्ट दिया गया है और उसके यूसेज का लिस्ट दिया गया है, आपको इसको सुमेलित करना है। अब जिसमें देखिए लैबस्टर हो गया, गूगल अर्थ हो गया, काहूत हो गया और पोल एवरीवेयर, ठीक। रियल टाइम पोलिंग, वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स एंड जियोग्राफिक एक्सप्लोरेशन, ऑनलाइन क्विजेज एंड असेसमेंट्स, ठीक। इसको हिंदी में भी देखना चाहते हिंदी में देख सकते हैं। ये सारे के सारे ऐप्स हैं और इन ऐप्स का क्या उपयोग है ये जानना चाह रहे हैं। तो गूगल अर्थ आप सभी जानते हैं कि अगर आपको कोई भौगोलिक किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप गूगल अर्थ का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गूगल अर्थ है वो किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स एंड जियोग्राफिक एक्सप्लोरेशन, ये हो जाएगा 3 से कनेक्ट हो जाएगा। लैबस्टर एक ऐसा ऐप है जिसमें वर्चुअल लैब प्रोवाइड की जाती है। ये वर्चुअल लैब जो होती है आपको साइंस के सब्जेक्ट में या किसी और सब्जेक्ट में, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपको ये ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको वर्चुअली स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का हाई स्कूल का कोई प्रैक्टिकल करना है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास लैब नहीं है, तो लैबस्टर पे आप जा कर के उस पर्टिकुलर हाई स्कूल के केमिस्ट्री के आप प्रैक्टिकल को करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। आप देखिए काहूत क्या है, ये भी एक तरीके का ऑनलाइन क्विज़ है, ठीक है। और ये असेसमेंट का भी एक तरीका है, ठीक। काहूत ये हो जाएगा 3 से, 3C हो जाएगा 4 से। और पोल एवरीवेयर हो जाएगा रियल टाइम पोलिंग, ठीक है। पोल एवरीवेयर का मतलब होगा जैसे मान लीजिए किसी इशू पर अगर आपको जो है कोई लोगों का जनमत चाहिए तो आप इसे ऑनलाइन भी करा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं आप जो है गूगल फॉर्म्स से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू इंटीग्रेट स्वयं इनटू द करिकुलम टू इन्हांस लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ स्वयं शुड द टीचर हाईलाइट टू द स्टूडेंट्स। हिंदी में देखिए, अधिगम में वृद्धि करने के लिए एक अध्यापक स्वयं को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहता है। अध्यापक द्वारा छात्रों के समक्ष स्वयं के किन लाभों को उजागर करना चाहिए। आप सभी को पता है कि स्वयं क्या है, एक ऐसा पोर्टल है जहां पर जाकर के आप विभिन्न विषयों के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है देख सकते हैं जो आपके करिकुलम या आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संसाधनों की निःशुल्क उपलब्धता, बिल्कुल ये आपको निःशुल्क मिलता है। आपको केवल DTH चैनल्स के द्वारा जो स्वयं प्रभा चैनल है, स्वयं प्रभा चैनल के अंतर्गत जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं आप उनको निःशुल्क आप देख सकते हैं। अनुदेशकों के साथ जीवंत अन्योन्य क्रिया के लिए अवसर, देखिए ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर क्या है कि रियल टाइम कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता, आप सिर्फ लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर्स के बीच में आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, अपने सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। समकक्षों द्वारा पुनरीक्षित नियत कार्य है, जी नहीं, यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट ऐसा नहीं होता कि जो आपको दिया जाए और फिर उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए, ठीक है। ये ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है स्वयं में। डी क्या है, स्वयं गति का अधिगम। स्वयं गति का अधिगम मतलब हो गया सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब जब आपको समय मिला आपने अपने समय के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को देखा और अपना पाठ तैयार किया, तो ये होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होते हैं, A एंड D, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एमनीजिया इज नोन एज। स्मृति लोप के आरंभ होने के बाद अधिग्रहित सूचनाओं को याद रखने की क्षमता में कमी होने को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे। क्या उसे वर्किंग मेमोरी कहा जाएगा, रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहा जाएगा, फोनोलॉजिकल लूप, या एंटेरोग्रेड एमनीजिया कहा जाएगा। देखिए एमनीजिया एक ऐसी बीमारी है, ठीक, एमनीजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भूलने लगता है। मतलब
एमनीशिया की बीमारी होने के बाद लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, ठीक। वो अपनी पुरानी क्या कहते हैं चीज़ों को तो अपने बीमारी से पहले की चीज़ों को तो रिकॉल कर सकता है, लेकिन बीमारी के बाद की चीज़ों को रिकॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेमोरी वो स्टोर ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एमनीशिया या स्मृति लोप इस तरीके की बीमारी है। अब ये पूछ रहे हैं कि अब ये पूछ रहे हैं, इसको हिंदी में देखिए कि स्मृति लोप के आरंभ होने के बाद अधिग्रहित सूचनाओं को याद रखने की क्षमता में कमी। अधिग्रहित सूचनाओं को याद रखने की क्षमता में जो कमी होती है वो होती है आघातोत्तर स्मृति लोप, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनीशिया। इसी तरीके से रेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होती है? रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब ये होता है कि अगर एमनीशिया का ये वो प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी पुरानी जो याददाश्त है उसको जो है वो रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया इस कंडीशन में नहीं होगा। रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंटेरोग्रेड एमनीशिया दो तरीके के एमनीशिया होते हैं, लेकिन जो कंडीशन यहाँ दी गई है उसमें एंटेरोग्रेड एमनीशिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The tendency of people being observed to act differently than normal as a result of their awareness of being monitored refers to। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोगों को यह बोध होने से कि उनका अनुवीक्षण किया जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप उनमें सामान्य की तुलना में भिन्न प्रकार से कार्य करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं। ये जैसे मानिए कि अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि वो जो कुछ कर रहा है उसको कहीं कोई व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तब क्या होगा? वो व्यक्ति और ज़्यादा सावधानीपूर्वक काम करने लगता है और ज़्यादा अपने आप को बना करके काम करता है कि हमारी किसी भी गलती या हमारे किसी भी फ्लॉ को कोई पकड़ ना पाए। तो इस चीज़ को कहते क्या हैं, उन्होंने ये पूछा है। इस चीज़ को बोलते हैं सब्जेक्ट रिएक्टिविटी। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट रिएक्टिविटी का मतलब ये होगा सब्जेक्ट ये जान रहा है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब उसका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट रिएक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जर्वर बायस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर बायस या ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट जो है ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डी ब्रीफिंग जैसी कोई ऐसा कोई टर्म नहीं होता जिसका मतलब इस क्वेश्चन से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड बी यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग प्रोपोर्शंस। हिंदी में भी देखिए इसको। निम्नलिखित में से दत्त के लेखा चित्री निरूपण की कौन सी विधि भागों के चित्रण के लिए उपयोगी होगी? लाइन चार्ट उपयोगी होगा, हिस्टोग्राम उपयोगी होगा, पाई चार्ट उपयोगी होगा, या स्कैटर प्लॉट उपयोगी होगा? तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बात की गई है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्यों सही है? क्योंकि इन्होंने पूछा है मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड बी यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग प्रपोर्शंस। प्रपोर्शन मतलब कितने प्रपोर्शन में, कितने प्रतिशत में चीज़ें हो हैं। जैसे आप जब पाई चार्ट बनाते हैं तो एक ऐसा गोला सा चार्ट बनता है, ठीक है, और फिर आप उसमें क्या करते हैं, ये भाग अलग अलग जो है निर्धारित करते हैं कि इसका मान लीजिए ये हो गया 40% हो गया, ठीक है। फिर अगला जो है बनेगा ये हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक 10% बने, फिर ये इतना बने, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन को दर्शाना। ये किस में होता है? पाई चार्ट में होता है। लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट में ऐसे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं जो टेंडेंसी या किसी ट्रेंड को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम में एक्स वाई एक्सिस के बीच ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी का एक कर्व बनता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ करके, तो हिस्टोग्राम भी नहीं होगा। और स्कैटर्ड प्लॉट क्या होता है? स्कैटर प्लॉट होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच ऐसे ऐसे डॉट्स को जो है वो करना, ठीक। ये क्या है? ये स्कैटर्ड प्लॉट है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द मेन प्रीऑक्यूपेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स। इंग्लिश में, हिंदी में देखिए, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य विचार मग्नताओं की पहचान करें। देखिए किसके बारे में पूछा है? पूछा है क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के बारे में पूछा है। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे आइए, क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के बारे में पूछा है, उनकी प्रीऑक्यूपेशंस के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेजरमेंट होता है, कॉजलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ढूंढना होता है, ठीक है, और लास्ट में होता है जनरलाइजेशन, मतलब जो भी आपने रिजल्ट प्राप्त किया है उस रिजल्ट को एक बड़े पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं होता। डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि डिस्क्रिप्शन पार्ट है किसका?
क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। तो ए, बी एंड डी ये 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इसमें एक छोटे से फार्मूला का यूज़ होगा जो बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, TSS दिया गया है और इसको बोलते हैं RSS। अभी पूछ रहे हैं कि आर स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन में आप इनको सुमेलित कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद करना होगा। उसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर का, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा RSS, ठीक है, RSS हो जाएगा और अपॉन TSS हो जाएगा, TSS हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फार्मूला इसका, ठीक, ये फार्मूला है इसका। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखिए पहले वाले ऑप्शन को लीजिए, ठीक है। इसका RSS कितना है, 5 है, TSS इसका 20 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि RSS 5 है तो हम 5 यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और TSS इसका कितना है 20 है, तो इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस 1/4 के हो जाएगा, ठीक। ये बचेगा कितना, ये इसके बराबर कितना आएगा, ये आएगा 3/4 और 3/4 को आप जब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है, 75 हो जाएगा। तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, देखिए आपका ए कनेक्ट हो रहा है 2 से, तो ए का 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 2, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, A substitute for gestural communication over the internet is the use of। इंटरनेट पर सांकेतिक संप्रेषण का विकल्प किसका उपयोग है। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है जेस्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। ओवर द इंटरनेट इज़ द यूज़ ऑफ, देखिए इसमें इमोटिकॉन्स दिया हुआ है, इन्फोग्राफिक्स दिया है, फोटोग्राफ्स दिया है, एनोनिमस अटैचमेंट्स दिया हुआ है, ये नहीं होता कभी कुछ, ठीक। सब्स्टिट्यूट पूछा है, फोटोग्राफ किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बात चली इन्फोग्राफिक्स और इमोटिकॉन्स के बारे में, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं जब जो ऐसे ग्राफिक्स जो किसी चीज़ के संदर्भ में कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप कोई बार चार्ट बनाते हो, कोई पाई चार्ट बनाते हो, कोई बार ग्राफ बनाते हो, तो वो एक तरीके का इन्फोग्राफिक हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स क्या होते हैं, देखिए इमोजी आने के पहले इमोटिकॉन्स और इमोजी के बीच जो है डिफरेंस क्या है आपको बता देते हैं। इमोटिकॉन्स का मतलब होता है कि वो जेस्चरल कम्युनिकेशन जो अंग्रेजी भाषा के जो पंक्चुएशंस हैं, मतलब सेमीकोलन, कोलन, कॉमा, डैश, इनसे तैयार किया गया है, उसको हम बोलते हैं इमोटिकॉन्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप देखिए कि जैसे यहाँ पर एक कोलन बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक डैश लगाया और फिर एक स्मॉल ब्रैकेट का ये वाला पार्ट लगा दिया ऐसे, तो ये क्या है, एक हंसता हुआ चेहरा, ठीक है। तो इमोजी आने के पहले इमोटिकॉन्स का यूज़ किया जाता था, ठीक। तो हमारे पास जो यहाँ सही ऑप्शन है वो है इमोटिकॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ बाय ऑर्डिनरी पीपल इज़ रिफर्ड टू एज। साधारण लोगों द्वारा समाचार सृजन और वितरण को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। जाहिर सी बात है, साधारण लोग हैं तो नागरिक पत्रकारिता ही होगा, सिटीजन जर्नलिज्म ही होगा, ठीक है, और कुछ इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। हिंदी में भी आप इसको देखिए एक बार। इंटरनेट संप्रेषण की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है उपमीडिया का ना होना, बहुदत्त नेटवर्किंग, उच्च स्पष्टता, यथार्थवाद, परिष्कृत पारस्परिकता, गैर अन्योन्य क्रियात्मक। इंग्लिश में हम इसका देखेंगे क्वेश्चन। द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन आर एब्सेंस ऑफ सब मीडिया। देखिए इंटरनेट में सब मीडिया तो होता ही है, इंटरनेट कम्युनिकेशन में सब मीडिया का होना बहुत आवश्यक है। सब मीडिया का आवश्यक होना क्यों होता है भाई, मीडिया ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इस पर डिपेंड करता है ना, तो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ये सब क्या है, एक तरीके के सब मीडिया है, तो इनका ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। मल्टी डेटा नेटवर्किंग, भाई जाहिर सी बात है इंटरनेट अगर है तो मल्टी डेटा नेटवर्किंग तो होगा ही होगा, ऑप्शन भी सही है। सी क्या कहता है, हाई फिडेलिटी रियलिज्म।
हाई फिडिलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन इतनी रिच है, अपने आप में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं रिच है कि वो आपको रियलिटी का या उसके रियल होने का आभास करा देती है। तो हाई फिडिलिटी रियलिज्म होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीआर ग्लासेस पहन करके वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो वो इसी का एक प्रकार है। डी ऑप्शन कहता है सोफिस्टिकेटेड रेसिप्रोसिटी। सोफिस्टिकेटेड रेसिप्रोसिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे पारस्परिकता, इंटरनेट में पारस्परिकता होती है। अगर आप चाहें तो अपने किसी मित्र से ईमेल के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही होगा। नॉन इंटरेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट इंटरेक्टिव मीडिया है, ठीक है। आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉल करें, सामने वाले से आप चेहरा दे करके बात कर सकते हैं, ठीक। तो नॉन इंटरेक्टिव नहीं होगा। बी, सी एंड डी, आप ये 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो बी, सी एंड डी आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फीचर्स ऑफ मीडिया ऑडियंस आर। मीडिया आग्राहक की विशेषताएं हैं। मीडिया ऑडियंस का मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है, इनएक्यूरेट मीडिया कवरेज में मिसलीड एक्टिव ऑडियंसेस। अगर कोई जानकारी इनएक्यूरेट है, मतलब ना ही उसकी पुष्टि हुई है, ठीक, और ना ही इसको जो है इस किसी एक ऐसे सोर्स से लिया गया है जो कि ऑथेंटिक हो। तो अगर इनएक्यूरेट मीडिया है और वो उसको सामने उसके सामने जैसे कि टेलीविज़न पे अगर आपको कोई चीज़ परोसी जा रही है बिना उसकी सत्यता, बिना उसकी प्रामाणिकता के, तो क्या है वो आपको मिसलीड कर सकती है, ठीक। वो एक तरीके की अफवाह बन के आपको मिसलीड कर सकती है। तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑडियंसेस कंज्यूम मीडिया कंटेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। मतलब ऑडियंस जो होती है वो अपने पसंद का कंटेंट देखती है और अपने पसंद के कंटेंट को देखने में उसको लगता है कि उसको जो है एक तरीके का रिवॉर्ड जो है मिल रहा है। ये भी होता है। ये कम्युनिकेशन की एक थियरी है जिसको बोलते हैं यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, ठीक है, उसके अंतर्गत है ये। ऑप्शन सी क्या कहता है, इन्फोटेनमेंट कैन बी अ डिसफंक्शन। इन्फोटेनमेंट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट। तो इन्फोटेनमेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको मनोरंजित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो वो क्या है, वो डिसफंक्शन हो सकता है। डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है। वो हो सकता है आप जो जिस अर्थ में उसको बनाया गया था उस अर्थ में ना हो करके वो दूसरे अर्थ में आ सकता है। देखो यहाँ पे डिसफंक्शन, ये चीज़, तो ये सही है। इन्फोटेनमेंट कैन बी अ डिसफंक्शन। ऑडियंसेस आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल मीडिया। ऑडियंसेस सभी मीडिया के लिए एक ही प्रकार के होंगे, ऐसा नहीं है। रेडियो के लिए अलग होगा, टेलीविज़न के लिए अलग होगा, सिनेमा के लिए अलग होगा, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। ई क्या कहता है, द न्यू मीडिया डू नॉट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट्स टू ऑडियंस। भाई ये तो सीधा सीधा सफ़ेद झूठ है, क्योंकि इंटरनेट पे तो भर भर के कंटेंट जो है आपके सामने है। आप चाहो तो नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म देख सकते हो, कोई वेब सीरीज़ देख सकते हो, चाहे तो आप डिज्नी हॉटस्टार पे कुछ देख सकते हो। तो कंटेंट्स की तो मतलब भरमार है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये सही है, ए, बी एंड सी ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है, उन लिस्ट को आपस में मैच करना है। एक में मीडियम दिया गया है और एक में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। कैसे, वीडियो ऑन डिमांड, डेटा कास्टिंग ऑन इंटरनेट, सिनेमा, टेलीविज़न, और उसकी उनकी विशेषताओं को मैच करना है। अब आप सबसे पहले इसमें जो सबसे आसान है उसको आप देखिए। वीडियो ऑन डिमांड जो होता है वो होता है इनवोकेशनल, ठीक है, इनवोकेशनल होता है। आपने जब चाहा अपने पसंद का कोई सिनेमा अगर आपको देखना है तो आप इंटरनेट पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो ऑन डिमांड जो मीडियम होता है वो आपको ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि आप 10 साल पुरानी फिल्म भी अगर आप देखना चाहें तो आप उसको जाके उस पर देख सकते हैं। डेटा कॉस्टिंग ऑन इंटरनेट क्या होता है, डेटा कॉस्टिंग का मतलब ये होगा कि एक तरीके का डेटा डाउनलोडिंग, मतलब जो डेटा पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब पहले से ही अवेलेबल है मतलब प्री रिकॉर्डेड है। जैसे आईपीएल का अगर आप जो है फाइनल मैच देखना अगर चाह रहे हो, उसकी हाइलाइट्स देखना चाह रहे हो, तो वो तो कब का हो चुका है रियलिटी में, लेकिन उसका रिकॉर्डेड
जो कुछ ना कुछ पार्ट है वो तो इंटरनेट पे होगा ना। तो ये क्या है, ये एब्सेंस ऑफ बीइंग लाइव ये हो जाएगा इसका। सिनेमा क्या है, देयर एंड देन प्रोडक्शन, ठीक है, देयर एंड देन प्रोडक्शन, ये इससे संबंधित है। टेलीविज़न क्या है, जाहिर सी बात है नाउनेस, आजकल के समय में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसको जो है वो इस पर टेलीविज़न के माध्यम से दिखाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही, हम इसके पार्ट 2 में मिलते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें।